नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। मैं हुंकार की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूं, आपसे ही। जी हाँ, जो भी अभी आप कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए। आप जिस भी विचारधारा के हैं उसे कुछ पलों के लिए साइड पर रख दीजिए और मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूं दर्शकों। सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो मुंबई के सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हो, जिसने 257 बेगुनाह लोगों की जान ली हो, जो देश का गद्दार हो, देखिए आप इसे 3 सरल अक्षरों में कहूं तो जो आतंकी हो, क्या उसका किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से सत्कार होना चाहिए? इस देश से प्यार करने वाला एक शख्स भी नहीं होगा जो इन सवालों के जवाब देने में एक सेकंड का वक्त भी लगाएगा। याकूब मेमन की मैं बात कर रही हूं। यह वही याकूब मेमन है जिसकी कब्र पर सज्जा धज्जा का कार्यक्रम सामने आया है और हमारे सहयोगी चैनल एबीपी माझा ने ही इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया, वरना यह खबर भी कब्र में कहीं दब कर रह जाती। अब नया खुलासा हुआ है कि याकूब मेमन की कब्र की सज्जा धज्जा के पीछे अंडरवर्ल्ड है। एक आतंकी की कब्र को सजाने के लिए दूसरा आतंकी फोन करता है, धमकी देता है। याकूब की कब्र के चारों तरफ संगमरमर बिछा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या सरकार एक डॉन के फोन से डर गई? सवाल यह है कि जो आतंकी ने की मजार बनवाए या जो आतंकी की बनवाए मजार, उसे देश से कैसा प्यार? इस पर बातचीत करने के लिए अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अतीकुर रहमान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष दुबे नेता हैं, एनसीपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी नेता हैं, शिवसेना के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक है। गणेश खानकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, एक सिंपल से सवाल का आप जवाब दे दीजिए। कोई आतंकी फोन करेगा, जो कहेगा वो करने को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे थर थर कांपने की नौबत आ जाती है। आप मुझसे पूछ रही है, मैं तो कहूंगा कि आतंकी का ना ही तो जब उसका जनाजा निकले तो लाखों लोगों को परमिशन दी चाहिए, बाद में उसकी कब्र पर मजार बनने की परमिशन देनी चाहिए, और ऐसी कोई धमकी देता है और उसके वजह से उसका सौंदर्यीकरण होता है तो ये देश के लिए शर्म की बात है। तो माफी और मांगिए। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। निंदा मत कीजिए, अगर ऐसा कुछ माफी हुआ मांगिए है। आप। हाँ बोलिए। मुझे क्यों माफी मांगना है? मुझे एक बात बता दो तो मैं माफी मांग लेता हूँ। माफी मांगना तो विनम्रता का एक लक्षण होता है, और अगर मेरी सरकार में जो भी दोषी है तो सरकार इसकी पूरी जांच करके उस पर कार्रवाई करे। और ये सज्जा धज्जा कब हुई? किसी के को भी नहीं, ये देखो, पहले तो 2015 में इनको फांसी दी गई। इनको नहीं, लाखों लोगों उसको ने इनके क्या इनके कर रहे हैं आप? इतना क्या इतनी याकूब मात्राओं का इस्तेमाल करके क्या फायदा होगा सर? इतनी इज्जत के भी ये लायक नहीं है। हाँ, इसको फांसी दी गई, फिर तो याकूब मेनन को फांसी दी गई और उसको बड़ा ग्लोरीफाई करके उसकी जनाजा निकला। लाखों लोग जनाजे में शरीक हुए। फिर उनको एक तो अनडिस्क्लोज प्लेस पे करना चाहिए था, तो बड़े कब्रिस्तान में किया गया। वहां जमीन दी गई। 2016 के अंदर उनकी कब्र उनके भाई साहब ने बनाई। बाद में कब्र टूटने के बाद कोरोना काल में उसकी रिपेयरिंग हुई, लेकिन ये केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 84 के कानून के हिसाब से कोई किसी को बांधने देना नहीं चाहिए था। लेकिन वहां तो मैंने देखा दाऊद अब्राहम के रिश्तेदारों की भी कब्र बंधी हुई है। ये देखो, सरकारें बदलती जाती है, लेकिन हमको राजनीति से उठकर इस बात की निंदा करनी चाहिए। और मुझे बताइए, ऐसा है तिवारी जी, हम यहाँ पर निंदा खेलते रहेंगे और वहां से धमकाने वाले फोन आते रहेंगे, और इसी तरीके से आतंकियों की जो कब्र है उस पर फूल सज्जा धज्जा का कार्यक्रम चलता रहेगा, और हम इसके टाइम पर हुआ उसके टाइम पर करते रहेंगे। किशोर तिवारी जी, आपको इनको कहने में घबराहट हो गई, मैं समझ सकती हूं
इनको से अरे मुझे इसको किसकी कहने में घबराहट आपको नहीं? घबराहट हो गई। मैं समझ सकती हूँ कि आपको किस डर से गुजरना पड़ रहा है। जबरदस्ती मुझे, अरे मैं तो जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष से गुजरा हूं। मैं अभी बता रहा हूं, हैं? जो भी दोषी हो, अगर बीजेपी कहती है कि उद्धव जी के सर एक सेकंड याकूब संज्ञान में मेमन लाया गया की था, कब्र को तो मैं कहता हूं, इनको कहने आप में लोग आपके लेके आइए। संघर्ष को मैं कैसे जोड़ दूं? कोई लॉजिक दीजिए ना। अरे क्या संघर्ष, अरे मतलब भाई, कौन सा संघर्ष? हिंदी अरे भाई, गलती हो गई, इनको नहीं बोलना था, उसको बोलना था। देखो लियाकत जी, तुम्हारा दुनिया में नाम है अच्छे एंकर बोलकर, मुद्दे नहीं। मैं कह रहा हूं ना, जितने जो दोषी है उसको सजा दो। हाँ। अगर मेरी सरकार में ऐसी गलती हुई है तो उसके लिए मैं सारे लोगों को के साथ हूं। अरे भाई, आतंकी लोगों का सम्मान किया जाए, गणेश तो देश के कानकर, लिए बहुत ही सुना काला आपने? दिन है। देखिए, मैं इन सारी बातों को सुन रहा हूँ, किशोर तिवारी जी की प्रतिक्रिया को मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो गलती इनसे हुई है, इस बात को ये मानेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब 2 दिन से इस तरह की चल रही है, कोई भी शिवसेना के बड़े नेता सामने आकर इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। वे अलग अलग तरह की बातें करके इस विषय को घुमाना चाहते हैं, इससे कोई हल तो नहीं निकलेगा। देखिए, वहां पर सौंदर्यीकरण हुआ है, मार्च महीने में इसकी शुरुआत हुई, वहां पर फ्लड हमने लाइट्स कराया लगाई गई। था, आपके पास कोई सबूत है? गणेश जी, आपके पास कोई सबूत है? हमने कराया? अरे जिसने कराया उसको अरेस्ट कीजिए, उसको बुलडोज कीजिए, उसको साफ कर दीजिए। कितनी नगर महानगर पालिका का चुनाव आया और हमको बदनाम करने के लिए आपने ये मुद्दा निकाला। अरे भाई, आप कौन कुछ सा करके तो चुनाव? देखो, जनाजा कौन सा निकालने चुनाव? को। देशभक्त के आगे चुनाव है। बीएमसी के चुनाव के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप गलती कर रहे हैं। कौन सा चुनाव है भाई? कौन सा चुनाव है? अरे बीएमसी का चुनाव है, सरकार तुम्हारी है, हमारी तो तिवारी जी, हमारी तो मुंबई में पार्टी रहता चुनावी। हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ। 1993 में जो मुंबई में बम विस्फोट हुए, जिन परिवारों ने अपने को खोया, वो चुनाव से बढ़कर है क्या? यह चुनाव खेल लेने, ये कौन सी बात करें? किस मुद्दे पर हम बात करेंगे और पीड़ा करेंगे? नहीं, मैं एक बात बताता हूँ गणेश जी। नहीं। याकूब मेमन की मैं आपसे नहीं विनती करता हूँ। उसका मैं भर्त्सना मैं करता आपसे हूँ, हाथ उसकी जोड़कर भर्त्सना विनती करता हूँ, इस बात को आप कृपया चुनाव से न जुड़े। राजनीति हो रही, राजनीति आप कर रहे हैं। इसमें राजनीति क्यों? ग्लोरिफिकेशन की क्या ग्लोरिफिकेशन? मैं कह रही हूँ, आतंकी की कब्र के सज्जा धज्जा में किसी तरह की कोई राजनीति कैसे हो सकती है? किशोर जी, ये इकलौता किसी एक पार्टी का दुश्मन नहीं है, ये हिंदुस्तान का दुश्मन है, ये देश का दुश्मन है। और कोई भी आतंकी फोन उठाकर कहेगा कि फला फला अभी जिंदा है, तो हम उसके आगे उसके कब्र के आगे पीछे मार्बल लगा देंगे। ये हमारी ताकत है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। 257 लोगों के कत्ल का गुनहगार आज उसकी कब्र पर फूल कैसे चढ़ाए हैं? कोई भी दिन हो इस्लाम का, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि फूल चढ़े तो चढ़े कैसे, चढ़ाए तो किसने चढ़ाए, और इजाजत दी तो किसने दी। स्वागत है आप सभी का। डॉन ने कॉल किया। अब खुलासा ये हो रहा है कि डॉन कोई डॉन होगा अपने वहां का, मुझे नहीं पता कौन डॉन। फोन आता है तो मजार के आसपास मार्बल लग जाते हैं। अपनी अवस्थी जी, वाह वाह, गजब। रुबिका जी, मैं किशोर तिवारी जी को बता दूं कि ये कोई अकेला मसला नहीं है। आपको याद दिला दूं, कई लोगों की स्मरण शक्ति चली जाती है कोरोना काल का बहाना बना करके। आपने तो वो जो शिवाजी के बेटे की आंख निकालने वाले औरंगज़ेब की मज़ार पर जाके जिसने मत्था टेका, उससे समर्थन मांगने के लिए घुटने टेके उसके सामने, एक सीट जीतने के लिए। वो भी पता नहीं जीत पाए कि नहीं, आप शायद नहीं जीत पाए। और याद दिलाऊं आपको मैं क्या, और किसकी कौन सी बात याद दिलाऊं आपको मैं? आपने किससे समर्थन मांगा जा करके? वो वीर सावरकर को गद्दार कहने वालों के साथ सरकार बनाई आपने, और कहते हैं हम सियासत नहीं करते, राजनीति नहीं करते, मुंबई का, महाराष्ट्र का भला चाहते हैं। क्या भला किया ये बता सकते हैं आप? बड़ी साफ सी बात है किशोर तिवारी जी, एक कॉल आई वहाँ से और आपके मंत्री अभी भी जेल में हैं, जो थे मंत्री। सरकार चली गई लेकिन मंत्रियों का मंत्री पद नहीं गया,
वो सरकार जाते जाते वो जेल में रहे, लेकिन उनका मंत्री पद नहीं गया। ऐसे भी लोकतंत्र में हो रहा है। मनीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता मैं हैं रूबिका बस एक 10 सेकंड और लूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है। एक सेकंड आपका भी रुक करूंगी। मैं आपसे सवाल किशोर पूछे तिवारी हैं। जी, अगर आप अभी इसका खुलासा नहीं करते तो हो सकता है साल 2 साल बाद या 6 महीने बाद यहाँ पर बाकायदा लाइनें लगती रखती, चद्दरें चढ़ने लगती यहाँ पे और मेले लगने लगते, ये सब कुछ होने लगता है यहाँ पर। ये हालत है। मनीष दुबे जी, किसके रहते ये हुआ? किसकी नाक के नीचे ये काम हुआ? क्या आतंकी की मजार पर मार्बल लग गए, फूल चढ़ गए, फिर चादर चढ़ेगी, फिर धागे बन जाएंगे, फिर वो कैनोपी लग जाएगी, फिर उर्स होने लगेगा? मैडम, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि याकूब जो जिसके बारे में आज आप लोग ने शो ऑर्गेनाइज किया, 2015 में जब उनका इंतकाल हुआ तो जहाँ से इंतकाल हुआ इंडिया में आने फांसी के लिए हुई। उनके- नहीं हुआ था। फांसी हुई थी मनीष दुबे जी, उनको फांसी चढ़ाया गया फांसी पे था। चढ़ाया गया आप था। क्या-क्या इंतकाल नहीं शब्द हुआ ये। कहाँ से चुनकर लाते हैं? किसी की मौत होने के बाद में ना, किसी के बारे में आदमी कितना भी बुरा रहे या कितना भी अच्छा रहे, मरने वाला हर आदमी अच्छा ही होता है। हमारी ऐसी संस्कृति है। अच्छा, कितना अच्छा, भी एक अच्छा भी सेकंड, रहे। एक सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, एक सेकंड, नहीं तो मुझे क्लियर करने दीजिए। नाथूराम गोडसे के बारे में कुछ कहिए ऐसा ही। नहीं, मर गया ना भाई नाथूराम गोडसे, आप कहिए मरने के बाद नाथूराम गोडसे क्या उनका इंतकाल हुआ था? मरने वाला हर आदमी अच्छा होता है, जो मर गया वो अच्छा है। नाथूराम गोडसे अच्छा है? कोई भी रहे, नाम बोलिए ना, किसी की बुराई करना मरने अपनी की जुबान बात से नहीं, बोलिए ना। आप बोलिए नाथूराम गोडसे अच्छा आदमी था, मर गया। नाम नहीं बोलते। मैं आपको क्या बोल रहा हूं याकूब बेटा? मेमन का तो नाम ले रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र मनीष फडणवीस दुबे की जी, सरकार ने- इधर उधर मत कीजिए, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप पहले सुनिए। मरने के बाद अगर नहीं, याकूब सुनिए, मेमन का सुनिए। इंतकाल हो गया, वो जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए टाइप की बातें आप कह रहे हैं, तो नाथूराम गोडसे के लिए कहिए यही चीज, कहिए। नहीं, वो तो सबके लिए लागू है, वो तो सबके लिए। जब नाथूराम गोडसे का आप प्रोग्राम लेंगे तो मैं उसमें वो भी बोल दूंगा मैडम। अरे भैया, कैसे प्रोग्राम बोल की रहे बात नहीं, बिना प्रोग्राम के नाम कैसे लेते हो बोल रहे आप। कैसे नहीं, बोलेंगे नहीं, आप? हम नहीं नाम लेते। आपका ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो लोग भारतीय हैं, जनता देश को पार्टी हिंदू और इधर उधर मुसलमान मत कीजिए को मनीष दुबे, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। जनता पार्टी के लोग उसका याकूब जवाब मेनन दीजिए। आतंकवादी देश था, के- फांसी पे चढ़ा था। देश के आगे बोलिए। आतंकवादी को अगर आप यहाँ सत्कार देंगे इस चैनल पे, इस डिबेट में बैठकर, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी सर, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके बर्दाश्त करने से किसी वो नहीं कीमत होता है पर बर्दाश्त मैडम। नहीं जो मरने करूंगी वाला- आप जैसे लोगों की वजह से वहां पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, आप जैसे लोगों की मानसिकता मैडम। की वजह से वहां पर चादर चढ़ेगी, आप जैसे लोगों की वजह से कल वहां पर धागे चढ़ा दिए जाएंगे। आतंकवादी होता है, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मर गया हो। 257 लोगों के मैडम, मारे जाने का इतना आपको दुख नहीं है? इंतकाल हो गया याकूब मेमन का, इंतकाल हो, क्यों डर लग रहा है आपको? हाँ, कि टाइगर मेमन फोन कर नहीं, देगा, डरने की- धमकी मिल जाएगी आपको? कोई भी कि किसका डर लग रहा है आपको दुबे जी? मैडम, हम फोन से डरते तो हम आपके शो में नहीं आते। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, और दूसरे हम लोग डरने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। अच्छा, हम डरने वाले नहीं, शो लड़ने में आने वाले से भी लोग मना हैं। करने लगा दो क्या? बात। अब डॉन शो में नहीं, आने नहीं, से अब भी आप मना बोल करने रहे लगा है? हैं। वाह, ये नहीं, नया आपको खुलासा है कौन भाई। है? सुनिए, डॉन शो में आने से मना करने लगा है। आपके पास नंबर होगा, आपके कांटेक्ट होंगे डॉन नहीं से, तो तो फिर आपको मेरे कौन शो में आएगा? आने से नहीं, मेरे शो में आने से क्या, किसने आपको रोका है? आपके कांटेक्ट आपने कहा है कि अगर क्या डॉन बोल से रहे हो? डरता तो मैं शो में नहीं आने से आता। किसने रोका आपको? अरे किसका एक फोन आया शब्द तो आपको? बोलने दो उसको। मैडम क्या है, हाँ। आप लोग बोलने अगर दो तो शो उसको। चलाते हैं ना तो वो जो बुलाकर बेइज्जती कर रहे हो। फैक्चुअल, अरे बोलने तो दो देखो तिवारी जी, भैया, क्या बोलने बोलने तो दूं दो मैं? उनको। बोलने मनीष दुबे जी एक सेकंड, प्रिय तिवारी जी, क्या बोलने दूं मैं? श्री 1008 उसको याकूब मेमन, फिर आरती करने लगेंगे दुबे जी, मोहब्बत इतनी, हाँ, फिर उसके बाद जो है उनके लिए किसी तरह की कोई इज्जत में लाइनें यहाँ पर बोल देंगे, फिर निबंध लिखने लग जाएंगे। ये बोलने दूं दुबे जी को मैं? बताइए मुझे। नहीं, इंतकाल देखो, फरमा उनको- गए याकूब मेमन, उनकी बात तो रखने दो। अस्तगफिरुल्लाह। अरे उनकी ये बात तो तो दिन आ रखने गया क्या है। बोल दिया जाए? आपको अरे मैं एक बात बुलाया बताऊं, है तो का याकूब नहीं मेनन बात की करने दूंगी सर, मैं आई एम सॉरी, नहीं बात इंतकाल करने के बाद उसकी सारी कमियां, सारी मैं रुक बुराइयां रही हूँ कुछ खत्म हो देर के लिए। गई। आज मैं ये आपको कह एक रहे बात हैं बताती हूँ, अतीकुर रहमान आप लोगों से ज्यादा समझदार आदमी है इस केस में, और वो जब मैं याकूब मेमन की बात करने लगूंगी ना, लुक एट द क्लैरिटी ही विल स्पीक विथ।
स्वागत है आप सभी का। अतीकुर रहमान साहब, बगैर वक्त जाया किए, क्योंकि ब्रेक से पहले जो बात मैंने कही थी, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इस वक्त याकूब मेमन की मज़ार पर जो फूल चढ़ाए गए, जो संगमरमर से सजावट की गई, उस पर अतीकुर रहमान का रिएक्शन जानना और सुनना चाहते हैं। रूबिका जी, जिस कब्रिस्तान की बात हो रही है, मैं आपको यकीन दिला दूं कि इस कब्रिस्तान का जो ट्रस्ट है वो जामे मस्जिद हमारी जो है कमिश्नर ऑफिस के सामने, उसके ट्रस्ट के अंडर में आता है। यहाँ के लोग कभी किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। हमारे खुद रिश्तेदारों की कब्रें यहाँ पर हैं। हम अगर कभी उनको कोई एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हम इस तरह से हमारी कब्रों को सजाना चाहते हैं, मार्बल लगाना चाहते हैं, या वो उस चीज़ों की परमिशन नहीं मिलती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो भी स्टैंडर्ड उस कब्रिस्तान के रूल्स रेगुलेशन है, उस स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन के अंदर सफेद पत्थरों की अगर कब्रें हैं एक, तो और कई भी हैं, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी कब्र को नहीं दिया जाता है। कोई किसी तरह की लाइट का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो तस्वीरें सामने आ रही है रूबिका जी, वो तस्वीरें 2-2.25 महीने के पहले की हैं। रमजान से 15 दिन पहले शब बरत का जो मौका आता है, बड़ी रात होती है, पूरे कब्रिस्तान की हर कब्र को सजाया जाता है, फूल हर कब्र के ऊपर डाले जाते हैं। हम अगर अपनी किसी रिश्तेदार की कब्र पे जाते हैं तो अपनी कब्र पे भी फूल डालते हैं और आसपास की कब्रों के ऊपर भी फूल डालते हैं। सुनिए अतीकुर रहमान साहब, मेरी बात सुनिए आप। मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कह रही हूँ और मुझे ये बात कहते हुए कोई खौफ नहीं है। मेरे लिए ये शख्स आतंकवादी है, जो मेरे देश का दुश्मन, वो मेरे लिए सबसे बड़ा शैतान। अब ये बताइए, कल को कब्रिस्तान में फिरौन की कब्र हो जाएगी तो आप शबे बारात पर उस पर फूल चढ़ा देंगे? जी रूबिका जी, देखिए बहुत पेचीदा आपका सवाल है। फिरौन की कब्र कैसे हो सकती है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर ये आप जानना चाहती हैं कि अगर एक आतंकवादी की कब्र है और पूरे कब्रिस्तान में और आसपास लोगों की कब्रें हैं, तो उस कब्र को वीरान किया जाए और आसपास। अतीकुर रहमान साहब, मेरे सवाल से इधर उधर मत कीजिए, बस ये बताइए। मैं आपको अच्छा, आप ये कहेंगे फिरौन की तो कब्र हो ही नहीं सकती है भाई, उसको तो पट्टी में लपेटा जाता है, फला फला दूसरी 10 चीजें हो सकती है, छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूं उसी कब्रिस्तान में किसी शैतान की कब्र होगी तो आप फूल चढ़ाएंगे क्या? मेरे लिए याकूब मेमन शैतान है, वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा शैतान है। मैं उसकी कब्र पर फूल नहीं चढ़ाऊंगी। आप चढ़ाएंगे? जिसने 257 लोगों का कत्ल किया हो, उसमें उसका सीधा सीधा हाथ हो, मास्टरमाइंड हो वो, क्या आप उसकी कब्र पर फूल चढ़ाएंगे? रूपिका जी, हम मुंबई वासियों ने आतंक देखा है 1993 का। हमारे लिए अगर कोई आतंकी सबसे बड़ा है तो वो टाइगर मेमन है। टाइगर मेमन जब तक गिरफ्तार नहीं होता है, उसको आप मेरे सवाल को आज नहीं इधर उधर कर पाएंगे। आप बताइए, फूल चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? और आप अगर ये कहेंगे कि रूबिका मेरी जान को खतरा है, मैं इस तरीके के सवालों का जवाब देने से बचना चाहता हूं, सर मैं पास कर दूंगी। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं और मैं आपको तकलीफ नहीं आने दूंगी। आप कह दीजिए मैं पास कर दूंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आप इस शैतान की कब्र पर फूल चढ़ाएंगे कि नहीं? मैं नहीं चढ़ाऊंगी, कह रही हूं मैं। अगर शैतान की कब्र हमारे कब्रिस्तान में हो सकती होती तो मैं फूल चढ़ाता, क्योंकि सब कब्रों को हम बराबर की इज्जत देते हैं। ये देखिए आप, हम उसमें भेदभाव नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो फिर कल को ऐसा कीजिए, इजिप्ट जाइए आप। एक सेकंड रूबिका जी, अतीकुर रहमान जी, इससे पहले भी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि आपने कहा किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। यहाँ पे बात प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात नहीं है, बात यह है कि जिसने 257 परिवारों को उजाड़ा, सिर्फ 257 लोगों को नहीं, 257 परिवारों को उजाड़ा, और इससे ज़्यादा जो घायल हुए उनकी संख्या मुझे मालूम नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं कि कोई कर सकता है तो करे कोई। और वही वाली बात, मनीष दुबे वाली बात, क्या कि मरने के बाद सारी बुराइयां खत्म, मैं हर एक की कब्र में जाकर के। ये डरते क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुजाता पांडे, किस बात का डर है? ये डर किस बात का? क्यों डर रहे हैं ये लोग? कौन डरा रहा है इनको? रूबिका जी, एक सवाल है। सुजाता पांडे भी मुंबई में ही रहती है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक सेकंड अतीक भाई, एक सेकंड। सुजाता पांडे, आप भी मुंबई में ही रहती है ना? जी जी जी, मैं भी उसी मुंबई में रहती हूँ जहाँ अतीकुर रहमान रहते हैं, और जहाँ वो इस बात को कहने से भी हट रहे थे कि वो शैतान की कब्र को चढ़ाएंगे, वे फूल कर चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे। खैर, मुझे लगता है कि इस पैनल में सबने अपनी अपनी बात करी, लेकिन इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया कि क्या किसी आतंकवादी को ग्लोरीफाई करना सही है या गलत है।
याकूब मेनन एक आतंकवादी था या नहीं था, इस बात का जवाब देना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो आतंकवादी था तो उसको यहाँ दफनाने की भी जगह कैसे दी गई, और दफना दी गई तो उस कब्रिस्तान को मजार बनाने की परमिशन कैसे मिली, और मजार बना के उसको एक आतंकवादी से पीर बनाने की साजिश किसने रची, कब रची, किसके कार्यकाल में ये सब हुआ। अभी तिवारी जी कह रहे थे कोरोना काल में तो बेस्ट सीएम का खिताब लेने के लिए उद्धव ठाकरे काफी आगे चल रहे थे। वहां बीएमसी को इस बात की भनक जरूर लग जाती है रूबिका जी की कंगना रनावत के ऑफिस का कौन सा भाग इलीगल था, लेकिन उनको ये खबर नहीं लगती कि किस तरह से एक आतंकवादी के कब्र को मजार बना दिया गया, और मजार बना के उसको सजा के इस तरह से पेश किया गया जैसे कि वो कोई कॉज के लिए मरा हो। जैसे कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अब्दुल्ला के भाई हैं वो कह रहे थे कि ही डाइड फॉर अ कॉज। हालांकि ये तुष्टिकरण की राजनीति जो है ये कोई नई बात नहीं है। रूबिका जी, अगर आपको याद हो तो ये वही याकूब मेनन जिसके लिए मर्सी पिटीशन दी गई थी, जिसके लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जहां बड़े नामी गिरामी हस्तियां उन्होंने इस मर्सी पिटीशन को साइन किया था कि ये कहते कि इनको माफी दे दी जाए, और आज वो इस बात को मानने से इनकार नहीं करेंगे कि वो मानते थे कि याकूब मेनन निर्दोष है, जबकि उसके हाथों पे 250 से ज्यादा लोगों के खून थे, 1400 से ज्यादा जी कुछ कहना चाहते सुजाता पांडे, जो आप ये कह रही है ना, 2015 में किसकी सरकार थी सुजाता पांडे, किसकी सरकार थी 2015 में, बता सकती हैं आप मुझे? नहीं, वो शिवसेना और इनकी सरकार थी। इनकी किसकी? भाजपा की सरकार थी उन दोनों 2015 में। भाजपा के बोलने देना जरा। एक सेकंड मैं किसी राजनीति दुबे जी एक सेकंड आप रुक जाइए। अभी तो भाजपा नाम आते ही कैसे, देखिए बीजेपी का नाम आते ही, बीजेपी के नाम आते ही तो आप यहाँ पर लड़ने भिड़ने को आतुर हो गए। अभी मैडम सही बात है, आप उन्होंने क्या किया पहले वो तो देखे। मैडम सही रुकिए, ऐसे नहीं होता रूबिका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, अरे मैडम आप गलत टॉपिक पे बात कर रहे हैं। गलत टॉपिक क्यों? क्या गलत टॉपिक है? कौन सा बड़ा टॉपिक? बीजेपी बड़ा टॉपिक है। उद्धव ठाकरे के समय में ये पूरा का पूरा सजा धजा के रख दिया गया, ये बड़ा टॉपिक नहीं है। और ये बताओ आवाज नहीं आ रही है, नहीं एक सेकंड रुकिए, बहुत एक सेकंड दोनों रुक जाइए। दुबे जी हाँ बोलिए। आज दुबे जी में आया पावर। हाँ जी, नहीं सुजाता पांडे जी, देखिए बहुत मुश्किल हो रही थी, इंतकाल हो गया था, गमगीन थे, एकदम परेशान थे, और अब बीजेपी ने एक बार फिर से उनको खुश कर दिया है। उनके चेहरे पर बत्ती सी देखिए आप, ऐसे चमक रही है, बिल्कुल वैसे जैसे वो याकूब मेमन के यहाँ पे वो टिम लाइटें चमक रही थी। हाँ नेताजी शुरू हो जाइए। लेकिन इसमें मेरे 3 सवाल। नहीं पांडे, नहीं सुजाता पांडे जी आप बिल्कुल नहीं। मेरे एक साथी गम से उबर कर आए हैं, मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। बीजेपी ने उस गम से उन्हें उबारा है। मनीष दुबे जी। मैडम पहली बात तो अतुर्मान जी जो हमारे बैठे हुए, आपको बताओ बड़े मस्जिद में 1984 तक ऐसा नियम था कि किसी को भी अपनी मजार को सुंदरीकरण करना है तो कुछ पैसे दे के नियम के माध्यम से वो लोग अलाउ करते थे। अभी यहाँ पे याकूब जी का जो भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, मनीष दुबे जी प्लीज, याकूब जी अरे ऐसा कीजिए आप उनका ताबीज पहन लीजिए बना के, अच्छा कर रहे हैं आप याकूब जी। मनीष दुबे जी ऐसा कीजिए, आप वहाँ पर जाइए। नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको ये करना चाहिए। मनीष दुबे जी मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पर बैठिए मत, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? याकूब मेमन के वो बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है वो जरा मैप में डालिए, सीधा वहां पर जाइए, उसकी मिट्टी को कपड़े में बांधिए, ताबीज बनाइए और गले में पहन लीजिए। इतनी मोहब्बत प्रभु आपको एक आतंकवादी से, इतनी मोहब्बत, या छोड़ दीजिए आप अपना घर बार त्यागिए और आप याकूब मेमन जी की कब्र के वहां पर बैठकर दिन रात डफली बजाइए, ठीक है? और वहां उनकी कब्र पर मक्खियां अगर आ रही हो तो वो पंखा कीजिए। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आप एनसी में काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? एनसीपी में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप फौरन प्रभु उठिए और जाइए वहां पर। रिक्शा में जाना चाहते हैं तो उसका पैसा मैं दे देती हूँ सर,
किराया मैं दे देती हूँ, पहुंचिए आप यहाँ पर, नहीं टाइम वेस्ट कीजिए आप सर। राधिका जी ये क्या बोलेंगे, जो 12 बम ब्लास्ट हुए थे हिंदू बहुल इलाकों में, 13वां बम ब्लास्ट किस लिए कराया गया था? वो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा थी। अरे भूलिए मत, रेडियो से ऐलान, मैंने मौका दिया था दुबे जी आपको, राजनीति करना आपका हक है। सुजाता पांडे एक सेकंड रुकिए, सुजाता पांडे एक सेकंड रुकिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखिए दुबे जी, राजनीति करना आपका हक है, अगर आपको कहीं भी राजनीतिक स्कोर गेन करने का मौका मिलेगा, मैं छोड़ूंगी नहीं सर, मैं दूंगी। जैसे अभी बीजेपी 2015 में उस लाश को क्यों सौंपा गया, इस पर आप उनसे सवाल कर सकते हैं, ये पूरा आपका मौका है, लेकिन मैं आपको नहीं बोलने दूंगी अगर आप याकूब मेमन जैसे आतंकियों का महिमा मंडन करेंगे, कतई नहीं बोलने दूंगी मैं सर। नहीं, महिमा मंडप नहीं कर रहे मैडम। हेलो, आप महिमा मंडप नहीं कर रहे हैं। हेलो, मैं बोलिए। अरे मुझे लाइव भेज दे। हेलो किशोर जी, हेलो, मुझे लगा यहाँ टाइगर मेमन का फोन आ गया। हेलो, मैं टाइगर मेमन बोल रहा हूँ। किशोर जी क्या आप अरे मैं बात कर, नहीं आप मुझे बोलिए। बात तो करना। हाँ बोलिए। अरे मुझे, सुजाता जी एक सेकंड रुकिए, सुजाता जी रुकिए। एक मिनट। हाँ तिवारी सुजाता जी मैं बात कर लेता हूँ। मनीष जी को बेचारे को कोई बोलने नहीं दे रहा, बेचारा भी हो गया। अरे अग्निवेश जी थोड़ा रुकिए, मुझे बोलने दो कि 2015 में बीजेपी की सरकार थी और उसके परिवार को सौंपना नहीं सौंपना, इस पे कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उसके परिवार को सौंपा गया, बाद में प्रोसेशन की परमिशन देना नहीं देना, इस पे भी मीटिंग हुई। और एक मिनट किशोर जी, जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। अरे भाई सुजाता जी मेरे को बोलने दो, मुझे बोलने दो। अरे अंधभक्तों को ज्यादा समझता है, मुझे बोलने दो। अरे मैं वो सरकार में भी था, मुझे बोलना। अरे वो तो कांग्रेस की सरकार, अरे वो कांग्रेस की सरकार हुए। रुको अरे सुजाता जी रुकिए ना, सुजाता जी एक सेकंड रुकिए। हाँ नहीं किशोर जी 30 सेकंड का टाइमर लगा रही हूँ मैं, ठीक है? आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। हाँ बोलने दो, आप ही बोलेंगे सर। 2015 में उसको फांसी दी गई, प्रोसेशन नहीं निकाला जाना चाहिए, ये भी तय हुआ था। उसके बाद भी प्रोसेशन निकला, लाखों लोग शामिल हुए। बाद में वहां पे मजार नहीं बननी चाहिए, इस पे भी डिस्कशन हुआ। 4 महीने के बाद परिवार को मजार बनाने की परमिशन दी गई और मजार की मरम्मत की गई, तो ये मार्च 2022 में की गई। तो केयर टेकर ने सब किया है और जो भी लोग शामिल है उनको जेल में डालना चाहिए। मजारों का सौंदर्यकरण, आतंकी के कब्र का सौंदर्यकरण करने वालों को अगर सरकार कोई गंभीर शिक्षा का प्रावधान करती है तो उसके लिए भी मेरे पार्टी का समर्थन है। अगर मेरे पार्टी के आपका तो समर्थन है। और मनीष दुबे जी अगर उपवास पर बैठ गए तो, भूख हड़ताल पर बैठ गए तो समर्थन वापस ले लिया शिवसेना से, फिर क्या करेंगे आप? आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। धर्म, मैंने तो धर्म का जिक्र ही नहीं किया है। ये धर्म कहाँ से आप बीच में ले आते हैं? धर्म कहाँ से? मैंने कहा धर्म की तो राजनीति है। अरे मैंने मनीष दुबे जी का जिक्र किया, वो भूख हड़ताल कर लेंगे। अगर आपने वहां पर जो तीमारदारी कर रहा था कब्र की, उसको जेल भेजने की बात की, ये आपसे दूर हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, आज देखो इतना देश में बवाल मचा है, आज भी फूल डाले गए, इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी है नहीं। आज की सरकार में नहीं है, पिछले सरकार में भी नहीं थी, लेकिन एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए। 84 के हिसाब से गणेश खानकर जी स्थानों में कोई भी आज भी फूल चढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अलाउ ही नहीं है। अतीकुर रहमान साहब ने कह दिया शैतान भी पास में होगा, मेरे किसी रिश्तेदार के कब्र के फूल चढ़ा रहा हूंगा तो वहां भी फूल चढ़ाऊंगा। नहीं देखो फूल, अरे नहीं तिवारी जी आप नहीं भाई, आपने तो कह दी अपनी बात। मैं गणेश खानकर जी से बात कर रही हूँ। गणेश जी तो तनबुर्ग पठान अतीकुर रहमान साहब गलत जो हुआ वो गलत हुआ। गणेश जी नहीं सवाल नहीं आता। इस विषय को हमने गंभीरता से लिया हुआ है और जैसे ही 2 दिन से इस बारे में सारी ये न्यूज आना शुरू हो गई, वहां के
पुलिस के अपना काम प्रारंभ भी कर दिया है, कुछ चैनलों पर इसके विजुअलाइजेशन भी दिखाए गए। सवाल ही नहीं आता किसी देशद्रोही का ये महिमा मंडन करने के लिए। अब तो हमारे राज्य में तो हम किसी को परमिशन नहीं देंगे, सवाल ही नहीं आता मैडम जी। गणेश जी, 2015 में आप ही की सरकार थी, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तिवारी जी हो या दुबे जी हो या कोई और, वो ये कह रहे हैं कि ये लाश अगर सौंपी तो सौंपी क्यों? ओसामा बिन लादेन का जो हाल हुआ था वो हाल आप इस याकूब मेमन के साथ नहीं कर सकते थे? रुकिए दुबे जी, रुक जाइए। देखिए उस समय के अनुसार जो निर्णय करना था उस समय किया। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए जब ये बात आज लाश करने के बारे में उसके बाद आज किया गया, तो किसी ने भी उस समय हमारी कांग्रेस क्यों किसी ने ये बात नहीं कही? मुझे ये बताइए। गणेश जी माफी मांगो, मुख्यमंत्री के तरफ से माफी मांगो, देवेंद्र फडणवीस के तरफ से माफी मांगो, माफी मांगो। मैं रूबिका जी, मैं जवाब ये लोग क्यों नहीं कह रहे थे? आज जब ये बात आ रही है तो ऊर्जा आ जाती है ना आप लोगों में अचानक। जब याकूब की बात करूं तब आप लोग एकदम मिमिया रहे होते हैं। अरे मैं बताता हूं। और जैसे ही मैं यहाँ पर कोई और चीज का जिक्र करने लगूं या बीजेपी से बात कर, तो आप में क्या ऊर्जा आ जाती है प्रभु। तिवारी जी, आपके साथ भी यही हुआ और दुबे जी के साथ भी यही हुआ। 5 महीने पहले मजार की शक्ल बदल देने की कोशिश होती है, और कौन सी मजार? एक आतंकवादी की मजार जो 2015 में फांसी पर लटकाया गया और उसको फिर परिवार को सौंप दिया गया। अब कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं, और जैसा इस वक्त मैं गणेश जी से ये सवाल पूछ रही थी कि बताइए जो ओसामा बिन लादेन के साथ किया गया वो इसके साथ क्यों नहीं किया गया, जो कसाब के साथ किया गया वो इसके साथ क्यों नहीं किया गया? अब निजेश अवस्थी क्या जवाब देंगे, और गणेश जी फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि अभी किशोर जी कह रहे थे किस बात की माफी मांगू, तो पहले तो क्षमावाणी पर्व चल रहा है। क्षमावाणी पर्व पर हाथ जोड़ करके खड़े होकर के हनुमान चालीसा को जेल भेजने पर माफी मांगिए, और उनको जमानत ना मिले इसके लिए सरकार ने जिस तरीके की ताकत लगाई उसके लिए माफ़ी मांगी। एक बात। दूसरी, मैं इस बात के लिए कहता हूं कि बहुत अच्छा किया कि उसके परिवार को, याकूब मेनन के परिवार को सौंप दी, वरना आज तक सबूत मांग रहे होते ये तो कि याकूब मेनन को फांसी दी है क्या, सबूत दो हमें। कहाँ है सबूत? ये सबूत गैंग एकदम खड़ा हो जाता कि कहाँ है जी, उसकी लाश कहाँ है, कहाँ फेंक दी? नहीं, हम नहीं मानते जी, किसी और को दे दी गई है चुपचाप, उसको तो विदेश भगा दिया गया। ये सबूत गैंग सारा खड़ा हो जाता आज। ये तो अच्छा है उसके परिवार को लाश सौंप दी गई, वरना आज तक ये सबूत मांग रहे होते सारे। ये मनीष दुबे, किशोर तिवारी और बाकी जो लोग हैं ये सब मांग रहे होते सबूत, इसलिए बड़ा सा हुआ। एक बात। दूसरी बात, सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, सबूत गैंग चुप, सबूत गैंग चुप। ये बालाकोट पे सबूत मांगने वालों चुप हो जाओ। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले चुप हो जाओ, चुप। आप सबूत दीजिए। जो वो पाकिस्तान कहता है कि हमारे सेनाध्यक्ष की टांगें कांप रही थी, और यहां के लोग कह रहे हैं सबूत दो जी, आपने कुछ किया था। ये वो लोग हैं। रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, उस समय जो कुछ हुआ, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि आज जो याकूब को याकूब जी कहते हैं, उनकी मजार पे कहते हैं, ये बिल्कुल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्यों सौंपना, क्यों लाश को सौंपना, क्यों डेड बॉडी को सौंपना परिवार के लिए? तो वो जैसा भी होगा फरिश्ता ही कहलाएगा। माहौल यहां तक खराब होगा। अमेरिका ने सही किया ना सारा। हाँ, मैंने तो कहा ये सबूत मांगते, ये मानते ही नहीं कि फांसी दी है। ये तमाम लोग खड़े हो जाते जी, फांसी नहीं दी उसको। गणेश खानकर, जवाब दीजिए आप। मुझे सवाल फिर से दोहराइए प्लीज। सर, आपने डेड बॉडी सौंपी तो सौंपी क्यों? फेंक देते कहीं पर आप। ना मजार बनती, ना फूल चढ़ते, ना चादर चढ़ते, ना यहाँ पर गुणगान किया जा रहा होता जैसे दुबे जी 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 कहते हुए थक नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि उस समय मैंने ये कहा कि उस समय सरकार को जो ठीक लगा, और इस विषय में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये सारे निर्णय जब किए जाते हैं। अभी क्या ठीक लग रहा है गणेश जी? अभी क्या ठीक लग रहा है? मैं बात नहीं की, ठीक लग रहा है, मैंने आपके बीच में बात नहीं की। मुझे अपनी बात कहने के लिए आप मौका देंगे? मैं किसी की जीव करके मैं यहाँ पर महिमा मंडन करने। तिवारी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि उस समय सरकार को झगड़ा लगाते हो, दंगे कराने के पीछे झगड़े लगाते हो, क्या करें? आपका चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हो। बात नहीं सुन लिए।
आप क्यों किसी की बात नहीं सुनना लाने के चाहते? लिए किसका ऑर्डर? एक एक करके बोलिए ना सर, आप लोगों को? ऐसे कैसे आप लोग साथ में? नहीं नहीं, ये महाअघाड़ी रुक जाइए ना। कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आप उस समय हमारे साथ में शिवसेना सरकार में थी, क्या कांग्रेस और एनसीपी के लोग विरोध में थे? कहीं गलती आपने की ना। एक ही बार ये कहा? अरे मैं तो माफी मांग रहा हूँ, आप भी मांग लो, ये मत आप कहिए। भी मांग लो। आपने नहीं अरे कहा। glorification आप- किया है। आप ये सवाल उठाएंगे तो ये किशोर गलत तिवारी, है। गणेश खानकर दोनों इस स्क्रीन तरह पर से रखिए, नहीं प्लीज। हो सकती। आपने गणेश खानकर ने संयम छोड़ दिया। अरे आप संयम छोड़ दिया आपने। ये गलत है। इतने आप इतने सरकार संयमी के आदमी है, कि इतने आपने संयमी आप- आदमी है। आपने कहा उस समय कि अरे आप आप- मत करिए करके, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। अरे गलतियां हुई। आतंकी अरे मजाक बनी थी। अरे तो सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप दोनों स्काइप से जुड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर अगर बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। पहले गणेश जी बोलेंगे 30 सेकंड, उसके बाद तिवारी जी 30 सेकंड आपको, ठीक है? रुक जाइए अभी। हाँ गणेश जी 30 सेकंड टाइम। हमको 10 ही सेकंड देना। नहीं नहीं 30 दूंगी मैं, क्यों 10 दूं भाई? फिर आप कहेंगे रूबिका जी आप हमारी सुनती नहीं हैं, रूबिका जी आप पक्षपाती हैं, रूबिका जी आपके कार्यक्रम में आने से डर लगता है, रूबिका जी आप एजेंडा चलाती हैं, रूबिका जी आप ऐसे दोहरे मापदंड अपनाती है। मैं दोनों को 30-30 सेकंड दूंगी तिवारी जी, मैं आपके खेल में थोड़ी फंसूंगी। गणेश जी बोलो। हाँ गणेश जी बोलो। गणेश जी 30 सेकंड। देखिए ऐसा है कि आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस समय ये हमारे साथ में थे ना। यदि उस समय सरकार ने कुछ गलत कदम उठाया था तो कांग्रेस भी थी, एनसीपी भी थी, ये क्यों उस समय नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हो? हमने उस समय की परिस्थिति के अनुरूप जो करना था उस समय की सरकार ने किया, लेकिन हमने वहां का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए तो परमिशन नहीं दी थी। ये आपके समय हुआ है और ये गलत कह रहे। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? ये जो मार्च महीने गणेश जी अब जो है ना 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 ना, अब आप एनसीपी को भी टोकेंगे, अब आप शिवसेना को भी रोकेंगे कि आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई? इससे पहले कौन सा आपने एनसीपी की और शिवसेना की सुन ली? जब कानून लाते हैं तगड़ा 370 में गए थे एनसीपी से पूछने, आप 35 से हटाने में गए थे आप शिवसेना से पूछने, किसान के लिए वो जो कानून लेकर आए थे कृषि कानून, आप एनसीपी से पूछने गए थे, आप शिवसेना से पूछने गए थे। कड़े फैसले लेने वाली सरकार इस मामले में कोई कड़ा फैसला क्यों नहीं ले रही थी? मैं जानती हूं, लेकिन ये सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। हाँ नोटबंदी के वक्त भी, अरे बाप रे क्या ताकत आ जाती है दुबे जी। याकूब मेमन पर बोलने में एकदम आपको मुझे लगता है जैसे वो देना पड़ेगा, क्या एनर्जी शॉट्स देने पड़ेंगे। नहीं नोटबंदी का दर्द लेकिन गणेश जी को जैसे ही कटघरे में खड़ा करती हूँ मनीष दुबे जी, आप में पता नहीं कहां से सुपर पावर आ जाता है। चलिए तिवारी जी 30 सेकंड। देखो मेरा टाइमर चलाओ। मैं प्रदूषण पर्व के अंदर अग्निवेश जी और गणेश खानकर जी की माफी मांगता हूं। देखिए मुझसे नहीं, एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत एक मुझे बोलने दो। हाँ। आतंकियों का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, जो कुछ हुआ उसके में सुधार होना चाहिए। 2015 में फ्यूनरल भी नहीं होना चाहिए था, 16 में मजार बननी नहीं चाहिए थी, उसकी मरम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं मेरे पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार करता हूं। अभी बीजेपी की सरकार है, मैं कहता हूं जब एबीपी माजा ने ये चीज लाई है तो उन्होंने रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, रेक्टिफाई कर देना चाहिए। अभी भी आज भी फूल डाले गए, इसका मतलब ऐसा है कि रूबिका जी हाँ। सरकार अभी भी उदासीन है। किशोर और जी। ये कौन लोग हैं, इनका भी नाम बाहर किशोर आना जी। चाहिए। आप सरकारों को दोष मत किशोर दो। जी मैं तो 30 सेकंड, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि किशोर तिवारी बात कर रहे हैं। आपकी नब्ज चेक कीजिए जरा, सब ठीक ठाक तो है? अरे मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। थैंक यू सर। मैं बहुत सत्य बोलता हूँ सर थैंक यू, मैं क्योंकि बहुत देश- प्रसन्न हुई। देश है ना, अतीकुर रहमान साहब। देश नहीं। हाँ ठीक है सर, समझ गई। अतीकुर रहमान साहब। जी रूबिका जी, ऐसे मामले में क्लैरिटी देखिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है इस सर। तरह से अगर हम लोग सेल्फ गोल करते रहेंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा। भारत के न्यायालय ने एक फैसला किया, हमको उसके फैसले के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। ठीक है सर, भाई फैसला अगर भी बता दोषी दीजिए। पाया गया तो सजा हुई। हाँ इसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वो अहित वो कबर होती वहां पर और अलग से जाकर उनको अगर कहीं किसी तरह से सजाया जाता तब जाके आप, कोई मजार नहीं रूबिका जी, वहां पर कोई मजार नहीं है।
हाँ। कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई अलग से लाइट नहीं लगाई नहीं, है, अतीक भाई कोई अलग से फूल नहीं अतीक कराए भाई, जा रहे हैं। नहीं, अब चेंज हुआ है मामला। आपको पता है नया मामला क्या? टाइगर मेमन के किसी रिश्तेदार ने फोन किया है। ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है सर, आपके पास ये पहुंची है एफआईआर की कॉपी। 2 लोग हैं, मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। एक तो परवेज इस्माइल सरकारे हैं और दूसरे जो हैं जजील नवरंगे हैं। मुझे नहीं पता वो जजील हैं जझील हैं, वो झ लिखा हुआ झंडे वाला। और रूबिका जी देखिए, अंडरवर्ल्ड का और पुलिस का और पॉलिटिक्स का नेक्सस हाँ। हमेशा से रहा है, हैं? हमेशा से रहा है। इस तरह के फोन आते रहते हैं, तो? फिल्म इंडस्ट्री भी इसके अंदर लिप्त है। तो? इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग आतंक का साथ देंगे। इस तरह से फोन आते रहे। देखिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रहमान साहब, आपके पास तो कोई फोन नहीं आया था। आपको तो सिर्फ रूबिका लियाकत ने पूछा था कि पास में शैतान की कब्र होगी तो फूल चढ़ाएंगे क्या? अतीक भाई आपने क्या जवाब दिया? हाँ चढ़ाऊंगा मैं। एक सेल्फ गोल, शैतान की कब्रें नहीं हुआ। अच्छा, शैतान की कब्र, अरे मैं कह रही हूँ ये शैतान है, आपको इसे शैतान मानने में क्यों परेशानी हो रही है? 257 लोगों का कत्ल जिसने किया, जो दोषी पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिसे सजा सुनाई हो, फांसी पर चढ़ा हो, वो शैतान आप ही कह रहे हैं। क्लैरिटी जरूरी है, मेरे पास है सर क्लैरिटी, आप भी रखिए वो क्लैरिटी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।